नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और खास पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं तस्करों की दोस्त पुलिस। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक ही संकल्प है, नशा मुक्त समाज और अपराध मुक्त प्रदेश। लेकिन क्या होगा जब नशे के जिस अवैध कारोबार को खत्म करने की जिम्मेदारी पुलिस की हो और वही पुलिस तस्करों के साथ जुगाड़ और साठगांठ करने लगे। मामला औद्योगिक नगरी कानपुर का है, जहां पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 4 पुलिसकर्मियों के तार सीधे ड्रग्स तस्करों से जुड़े पाए गए। न सिर्फ बातचीत के सबूत मिले, बल्कि एक हेड कांस्टेबल के पास तो करोड़ों की अकूत संपत्ति होने की चर्चा भी गर्म है। पुलिस कमिश्नर ने इस काले खेल का पर्दाफाश करते हुए 4 को सस्पेंड कर दिया है। मादक पदार्थ तस्करों से कथित साठगांठ के आरोप में पुलिस आयुक्त ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। कार्रवाई पनकी मंदिर चौकी प्रभारी दारोगा श्रवण कुमार, काकादेव थाने के हेड कांस्टेबल रंजीत कुमार, पुलिस लाइन के हेड कांस्टेबल कमलाकांत और सचेंडी थाने के हेड कांस्टेबल जितेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ के बताया जा रहा है कि क्षेत्र में लंबे समय से मादक पदार्थों की बिक्री की शिकायतें मिल रही थी। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से भी इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को लगातार जानकारी दी जा रही थी। आरोप है कि संबंधित पुलिसकर्मी नशा तस्करों के संपर्क में थे और उनसे लगातार बातचीत भी कर रहे थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त के निर्देश पर एडीसीपी राम टेके की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई। टीम ने पूरे मामले की जांच करते हुए कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की। जांच के दौरान तस्करों से संपर्क के प्रमाण साफ तौर पर सामने आए। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद पुलिस आयुक्त ने 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी। वहीं इस घटना के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए पुलिस की कार्यशैली पर और जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कॉल डिटेल पुलिसकर्मियों की कॉल डिटेल तो निकाली गई है, लेकिन तस्करों की कॉल डिटेल क्यों नहीं निकाली गई। इस दौरान अधिकारी की भी हम बात आपको सुनाते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख है, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी है, उसको भी हम आपको सुनाते हैं। कानपुर से खबर आई है कि पुलिस के लोगों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला गया है और जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकला उसमें तो पुलिस वाले ही तस्करों से मिले निकले, वही सूचना देते थे। पूरा गांजा अफीम नशे का कारोबार चला रहे थे। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि पुलिस के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालनी है आपने, लेकिन आपने तस्करों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड क्यों नहीं निकाले। अब इस दौरान प्रशासन की भी बात हम सुनवाते हैं। प्रशासन का क्या कुछ कहना है। सीपी सर का अपराधी और अपराधियों के खिलाफ जो भी अभियान चल रहा है कानपुर में, उसके बेसिस पे उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमने जो भी नशे का कारोबार चलता है यहाँ पर, उस पर हमने फोकस किया। उस पर जिस भी पुलिसकर्मी की संलिप्तता हमको पाई गई, उनके अगेंस्ट हमने ये कार्रवाई की। जो भी नशा जहाँ पर बिकता है, वहाँ के जो हॉटस्पॉट है वो हमने चिन्हित किए थे। वहाँ पर जाके हमने जानकारी की, लोगों से पूछताछ की और टेलीफोनिक रिकॉर्ड देंगे। तो इसमें जो जो लोग हमको मिले हैं उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। इसमें 4 पुलिसकर्मी हैं, कानपुर के अलग अलग जगह से हैं। इसमें एक दरोगा और 3 मुख्य आरक्षक। तो जिस नशे के कारोबार, जिस अवैध कारोबार को पुलिस अंकुश लगाना पुलिस का काम था, अगर उसी कारोबार, अवैध कारोबार, काले कारोबार में अगर पुलिस खुद संलिप्त हो, तो अंदाज आप लगा सकते हैं किस तरीके से इस समाज से नशा मुक्त होगा और कैसे अवैध कारोबार जो नशे का है वो कैसे समाप्त होगा और ये तस्कर कैसे पकड़े जाएंगे। जब खाकी ही इसमें अगर इन्वॉल्व है, खाकी ही अगर रहबर बन जाएगी ऐसे अपराधियों के, ऐसे तस्करों की, तो निश्चित रूप से सवाल बड़े हो जाते हैं कि आखिर जब रखवाली करने वाले ही अगर अपराधियों के साठगांठ अपराधियों से कर लेंगे तो फिर अपराध रुकेगा कैसे। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं।
सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्याम सोलोने जी वरिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद राय जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किरण बेस जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहित पांडे कानपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए अपने संवाददाता मोहित का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। मोहित, कानपुर में मादक पदार्थों की तस्करी जो है वो बड़ा गंभीर विषय है। लंबे समय से तस्करी के इस खेल को पुलिस और तस्करों के बीच आंख मिचौली का खेल चलता रहा है। कभी पुलिस इन तस्करों पर कार्रवाई करती है, बड़ी मात्रा में गांजा और तमाम ऐसे मादक पदार्थ बरामद भी होते हैं, और कई बार ये तस्कर कामयाब हो जाते हैं, कई क्षेत्रों में तस्करी करते नजर आते हैं। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला खुलासा है। वो पुलिस जिसका काम नशे के कारोबार को, अवैध कारोबार को रोकना है, तस्करों को पकड़ना है, वही पुलिस कानपुर में इन तस्करों के, इन अवैध कारोबारियों की रहबर बनी है, उनकी दोस्त बनी है, जो जांच में सामने आया, जिसके बाद आयुक्त ने कार्रवाई की। क्या कुछ अहम जानकारी देंगे आप? मैं आपको बता दूं, यहाँ कानपुर कमिश्नरेट पुलिस सूखे नशों पर लगातार वही कार्रवाई कर रही है, तो वही पुलिस विभाग के कुछ ऐसे पुलिसकर्मी जहाँ पुलिस विभाग को कहीं ना कहीं परीक्षा लगाते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कानपुर का एक वाकया सामने आया है जहाँ 4 पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं सूखे नशे में पूरा कहीं ना कहीं संलिप्त है, कहीं ना कहीं उसके कारोबार पे पूरी तरीके से ध्यान दे रहे थे, और जो तस्कर थे उनका पूरा साथ दे रहे थे। कहीं ना कहीं एडीसी की पूरी जांच में पूरा मामला सामने आया है कि 4 पुलिसकर्मी है, जैसे पंथी हो गया, काका दे हो गया, कानपुर रिजर्व पुलिस लाइन पे हो गया, सचिन पुलिस के 4 ऐसे पुलिसकर्मी के नाम सामने आए हैं जहाँ लगातार सूखे नशे में पूरा साथ दे रहे थे। और कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी का पूरी समझौता इस पूरे कार्य में सामने आई है। इससे पहले जो कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी है, मंत्री है, वो कहीं ना कहीं लगातार जो सूखे नशे पे उन्होंने कई बार कानपुर कमिश्नरेट को कई एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद कई बार शिकायत कर दी, उसके बाद भी लगातार सूखे नशे का कारोबार कानपुर में चल रहा था। कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के जो कुछ कर्मी थे वो लगातार कहीं ना कहीं जितने लोग थे उनका पूरा साथ दे रहे थे। कॉल डिटेल में पूरी उनकी जो संलिप्तता है पूरी साथ में आई है, उनकी कॉल डिटेल सामने आई है। वहीं इनका कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इनका प्रकार किया है, और पूरी जो भूमिका है कहीं ना कहीं कानपुर के पुलिस कर्मियों के सामने आई है। निश्चित रूप से मोहित आप जुड़े रहे हमारे साथ अन्य खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। श्याम सोलोने वशिष्ठ जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। श्याम सोलोने जी, सबसे पहले हम अखिलेश यादव की बाइट सुनवा देते एक बार फिर से, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। अपने साथियों से कहेंगे अखिलेश यादव जी की एक बार फिर से वो बाइट सुनवाइए जिसमें वो साफ तौर पर तंज कसते नजर आए हैं। ठीक है, हम वो बाइट सुनवाएंगे। हाँ ठीक है। कानपुर से खबर आई है कि पुलिस के लोगों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला गया है, और जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकला उसमें तो पुलिस वाले ही तस्करों से मिले निकले, वही सूचना देते थे। पूरा गांजा, अफीम, नशे का कारोबार चला रहे थे। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि पुलिस के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालनी है आपने, लेकिन आपने तस्करों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड क्यों नहीं निकाले? सोलोने जिस तरीके से कानपुर में तस्करों और खासकर अवैध मादक पदार्थों के तस्करों से पुलिस की सांठ-गांठ निकलकर सामने आई है। ये कानपुर है, ऐसे तमाम जगहों पर समय समय पर आरोप लगते रहे हैं कि पुलिस के संरक्षण में इस तरीके के कारनामे होते हैं। और कानपुर में जब जांच की गई तो 4 पुलिस कर्मियों, जिसमें चौकी इंचार्ज, दारोगा और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल भी शामिल थे, करोड़ों की संपत्ति इनके पास है, और ये नशा तस्करों, अवैध मादक पदार्थ के तस्करों के रहबर बने हुए थे, दोस्त बने हुए थे। और अखिलेश यादव ने तो अब साफ तौर पर इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस के संरक्षण में अवैध कारोबार चल रहा था। आखिर अगर ये पुलिस ही संरक्षण देगी तो सरकार की साख पर दाग कैसे नहीं लगेगा? श्याम सोलोने जी को और मेरे साथी मित्रों को राधे राधे जी, नमस्कार। देखिए मनोज जी, अखिलेश यादव जी बहुत जल्दबाजी में है, और क्या बोल रहे हैं
वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। उनको इस समय एक योगी फोबिया जिसे कहते हैं ना, कि हर जगह उनको केवल उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी दिख रहे हैं, और जहां भी कोई नहीं, उन्होंने योगी जी का नाम भी नहीं लिया, योगी जी का तो नाम ही नहीं लिया, लेकिन नहीं, नाम नहीं लिया है, लेकिन जो उनका आश्रय है वो सरकार की ओर जो इशारा कर रहे हैं, कभी कान में कुंडल का बात करते हैं, कभी कोई और बात करते हैं। मैं आपको बता दूं जी मनोज जी, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक शब्द आया था बीच में, कालनेमी का। ये कालनेमी में यही सब लोग आते हैं जो अपने धर्म से, अपने कर्म से भटकते हैं और दूसरे रूप में आ जाते हैं। ये कालनेमी के रूप में होते हैं, वर्दी पहनी है पुलिस की और कार्य कर रहे हैं अवैध, गैर कानूनी, लेकिन उनको पकड़ने वाले भी पुलिसकर्मी हैं। और जब अखिलेश यादव जी, जब इनका पकड़ा गया है, इनकी जितनी भी कॉल डिटेल्स निकाली गई है, निश्चित रहिए जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे, उनकी कॉल डिटेल आएगी, और उन्हीं की नहीं, उनके जितने भी कितने गिरोह होंगे और कहां कहां होंगे, कहां से मादक पदार्थ आ रहे हैं, किसके माध्यम से जा रहे हैं, वो पूरा डिटेल आ जाएगा। थोड़ा सा सब्र कीजिए, ये योगी जी की सरकार है। श्याम सलोनी जी, अखिलेश यादव जी का मुझे लगता है कि सारा इस ओर अधिक था। वो कह रहे थे कि पुलिसकर्मियों की तो कॉल डिटेल निकाली गई, ठीक है, लेकिन उन तस्करों की अगर कॉल डिटेल निकाल ली जाती तो हो सकता है कई अन्य लोगों की भी उन तस्करों से संबंध हो सकते हैं, शायद इस ओर इशारा था उनका। मनोज जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो भी तस्कर हैं, जो भी अपराधी हैं, उनकी भी कॉल डिटेल सबकी निकली हुई होंगी, लेकिन वो हम किसी वजह से सरकार, प्रशासन उसे प्रकाशित नहीं कर रहा है, क्योंकि यदि वो प्रकाशित हो जाएंगे, वो लोग चिन्हित हो जाएंगे, तो उनसे मिलने वाले जो लोग होंगे वो सतर्क हो जाएंगे और अपने आप को कहीं ना कहीं छुपा लेंगे या अपना कोई आशाना ढूंढेंगे। उन सबको एक साथ पकड़ना है। अखिलेश यादव जी निश्चिंत रहे, कोई बचेगा नहीं, और हो सकता है कि इनके हाथ दूर दूर तक जाएंगे, और कहीं ना कहीं, क्योंकि अपराधियों से समाजवादियों का बहुत गहरा नाता रहा है शुरू से। तो अखिलेश यादव जी, आप निश्चिंत रहिए, चिंता ना कीजिए, जो भी पकड़े जाएंगे सब आपके सामने आ जाएंगे। आपको सब मालूम है कि अपराधी कौन है। अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है श्याम सलोनी जी, आपकी बात आ गई। ठीक है श्याम सलोनी जी, आपकी बात आ गई। आनंद राय जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। आनंद राय जी, उत्तर प्रदेश में वैसे तो समय समय पर आपकी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए जाते रहे हैं, पुलिस की खाकी पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन कानपुर में जिस तरीके से नशा तस्करों से सीधे तौर पर पुलिसकर्मियों के संबंध है, कॉल डिटेल उनकी मिली है, और जिसके बाद आयुक्त ने कार्रवाई की है, 4 पुलिसकर्मियों, दारोगा, चौकी इंचार्ज और सिपाही उसमें शामिल है। इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बताओ, पुलिस अफीम और तमाम मादक पदार्थों की तस्करी करवा रही है और उनकी तो कॉल डिटेल निकाली जा रही है, पुलिसकर्मियों की कॉल डिटेल तस्करों की भी निकाल ली जाए तो शायद कई अन्य लोगों के भी उससे संबंध निकले। क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आपने भी भाजपा के प्रवक्ता भाई, बड़े भाई श्याम सलोनी जी से सवाल पूछा कि भाई कॉल डिटेल अगर पुलिस वालों को निकाली जाए तो गौ तस्करों क्यों नहीं निकाली जाए, और आपने सीधा सीधा सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने बहुत घुमा घुमा के अपनी योजना बता रहे हैं। अरे श्याम सलोनी जी, जनता त्रस्त है, जनता परेशान है और देखिए कहीं ना कहीं पुलिस विभाग मिला हुआ है, पुलिस विभाग के बड़े बड़े अफसर मिले हुए हैं, वो एक दूसरे से उनकी कमीशनबाजी चलती है, उनके पैसे की लेन देन चलती है। योगी जी को ये सब बारी बात नहीं पता है। योगी जी, अब देखिए, पहले हमारे जिले में 320 दुकानें हुआ करती थी, आज हमारे जिले में शराब की दुकान 546 है। तो इन्होंने तो शराब को और नशा को बढ़ावा देने का काम किया है, इन्होंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। यही कहते थे हम महंगाई कम करके दिखाएंगे, इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर टंकियों पे लगाए थे। आज गैस की किल्लत है, आज पेट्रोल डीजल की किल्लत है, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे चुप बैठे हैं। तो देखिए, इनकी कथनी करनी बहुत अंतर है। और मैं कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने का काम है जनता का किया है। इन्होंने लोगों के साथ छल करने का काम किया है। इन्होंने कोई ऐसा नेक काम नहीं किया जो जनता को सीधे लाभ मिलने का काम हो।
इनको पता था कि डीजल का रेट बढ़ाएंगे तो सामान की महंगाई बढ़ेगी, इन्होंने बढ़ाया क्योंकि जनता त्रस्त हो, ये हमारे शरीर पर से कपड़े नोच नोच के उतारने का काम करेगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी है, इनसे हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। पैनल में बैठे सभी पैनलिस्ट को और जो आपके चैनल के माध्यम से जो जनता देख रही उन सभी को भी एकदम सजग रहने की जरूरत है। नहीं तो देखिए अब ये होगा कि बस देखिए पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाया, धर्म को धर्म से लड़ाया, फिर अगड़े पिछड़े को लड़ाने का काम किया, मारामारी के भारतीय जनता पार्टी करा रही है। लेकिन जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल नहीं किया। आज अमेरिका से नहीं बोल पा रहे हैं, पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। ठीक है आनंद जी, मुझे लगता है कि ये विषय जो है ये फेल्यूर है, प्रशासनिक फेल्यूर है, लेकिन इसमें राजनीतिक जब टिप्पणियां सामने आती है तो निश्चित रूप से इस पर राजनीतिक चर्चा भी होना लाजमी हो जाता है। इसीलिए आज हम इस चर्चा में आप जैसे राजनीतिक प्रतिनिधियों को हमने शामिल किया है। आप जुड़ रही हमारे साथ किरण बैस जी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जुड़ी हुई हैं। किरण बैस जी, एक तरफ समाज को नशा मुक्त बनाने का जो दावा सरकारें करती हैं, दूसरी तरफ शराब ठेकों की बात करें, जहां जिस क्षेत्र में 2 शराब ठेके हैं 4 शराब ठेके हो जाते हैं, लाइसेंस अलग अलग जो मादक पदार्थ है उनके लाइसेंस जो है वो दिए जाते हैं। दूसरी तरफ अवैध जो है, ये अवैध जो तस्कर हैं, अवैध जो मादक पदार्थ बेचने वाले हैं, चाहे गांजा हो, अफीम हो, चरस हो, तमाम ऐसी चीजें हैं, इस पर लगाम लगाने की सरकार बात करती है। लेकिन मंसूबे तब और धराशायी होते नजर आते हैं जब सामने कुछ और नजर आता है, लेकिन पीठ पीछे हो क्या रहा है। कानपुर में आप देखिए, वर्दी खाकी खुद संलिप्त है, 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। और ये कानपुर की दशा नहीं है, प्रदेश में तमाम जनपदों में मुझे लगता है कमोबेश यही हालत होंगे। और अभी हम सुनील जी के पास जाएंगे, बहुत अनुभव उनके पास, वो जरूर बताएंगे। लेकिन किरण बैस जी, जिस तरीके से सरकार जो ये अभियान चलाती है कि हम नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, कैसे सफल होगा ये नशा मुक्त अभियान? क्या ये सिर्फ इसको ढोंगी कहा जाएगा या प्रभावी तौर पर कार्रवाइयां अगर होंगी तब जाकर ये सफल होगा? लेकिन कार्रवाइयां होंगी कैसे? जिनको रखवाली का काम दिया गया है वो खुद संलिप्त है। किरण जी। थैंक यू मनोज जी, आपने मतलब बहुत ही बेहतरीन मुद्दा उठाया है और मैं कहूंगी कि ये एक अच्छी शुरुआत भी है। ये सही है कि सामान्य रूप से आम पब्लिक भी बोलती है कि जब कोई अपराध होता है तो उसमें अगर हमारी पुलिस बहुत सजग है तो अपराध रुक जाता है या उस पर कार्रवाई जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर पुलिस इन्वॉल्व उसमें हो गई है तो वो अपराध होता ही है। और उस पे लेकिन जो एक पहल हुई है कि कार्रवाई हुई है, ये बहुत सराहनीय काम है। किसी राजनीतिक पार्टी पे बिना आरोप लगाए मैं ये बात कहूंगी, क्योंकि ये एक सिस्टम बना है और ये हम दोनों ही काम सरकारें करती हैं। सरकार किसी की भी हो, वो चाहे दारू की दुकान का लाइसेंस देना, उसको बेचवाना, उसके पीछे सारे ब्लैक काम करवाना, वो सभी लोग करवाते हैं, सभी में होती रही है। और ये सही बात है कि शर्म की बात है कि जिसको हम अपना रखवाला समझ रहे हैं, जिसको हम ये सोचते हैं कि वो हमारे लिए वो है तो हम सुरक्षित है, अगर वो इसमें विलिप्त तो खुद ही संलिप्त है तो बहुत ही ये विषय चिंतनीय है। और लेकिन इस पे जो कार्रवाई है ये बहुत सराहनीय है। लेकिन साथ में ये भी है कि जिन लोगों के साथ ये मिले थे उनका नाम भी अवश्य उजागर होना चाहिए, उनको भी पता लगना चाहिए कि किन के साथ मिले थे। क्योंकि सही बात यह है कि ये भी कोई छोटे मोटे लोग नहीं होंगे जिनके लिए दरोगा या पुलिस वाले खुद ही काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आपके चैनल के माध्यम से इसका भी खोजबीन होना चाहिए और ये पब्लिक के सामने आना चाहिए। और ये सब चीजें पब्लिक को जो ये सूचनाओं पर उनको पाने का जो अधिकार है उस पे ये बहुत अच्छा आपका चैनल करता है कि डायरेक्ट लोगों को जोड़ के लोगों के साथ बात करते हैं और लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। तो इसका उजागर बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए, लोगों तक पहुंचाने का काम भी करना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि ये जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग ये जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके पीछे ये एक ही मुद्दा नहीं है, इसमें बहुत सारा, ये तो एक उदाहरण है जो निकल के आ गया है, जिसपे आयुक्त महोदय ने ले लिया है, एक्शन लिया है। तो इस तरीके का बहुत सारा उदाहरण होगा जो छुपा होगा।
तो जरूर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे चर्चा और बात विमर्श करने की जरूरत है। बिल्कुल और किरण आम जी, पब्लिक तक ये बातें किरण जी जानी मैं भी देखता चाहिए। हूं आप जैसे सोशल वर्कर जो है समय समय पर इस तरीके की तमाम जागरूकता चलाते हैं। मैं तो आपसे जुड़ा भी हूं और मैं देखता हूं कितनी मेहनत समाज में जागरूकता फैलाने के लिए किया आप लोग करते हैं, लेकिन जब खाकी जिनकी जिम्मेदारी है वही अगर इस तरीके से ऐसे कामों में संलिप्त होंगे तो आप लोगों का मिशन कैसे सफल होगा। समाज में तमाम ऐसे लोग जो है मिशन चला रहे हैं कि समाज नशा मुक्त हो, लेकिन उसमें अगर खाकी हमारी जो रक्षक है वो भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तो गंभीर स्थिति मुझे लगता है बन जाएगी। किरण जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिन पे हम भरोसा कर रहे थे, जिनको हम ये सोच रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए हैं, ये हैं, तो आम पब्लिक, आम जनता, महिलाएं, बच्चे और बच्चियां हमारी सुरक्षित हैं। अगर ये इन चीजों में संलिप्त हो जाएं तो बिल्कुल चिंता का विषय है। और जो लोग भी पकड़े गए हैं उनको उदाहरण के रूप में बहुत ही कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, उनकी छानबीन होनी चाहिए, और जिन लोगों के साथ जुड़े थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को सबक मिल सके, दूसरे लोगों को इस बात का सबक मिल सके कि वो आगे कुछ ऐसा ना कर पाए। ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। त्रिपाठी जी के पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मोहित एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। मोहित, जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, एक इसमें हेड कांस्टेबल है जो सचेंडी थाने के हेड कांस्टेबल हैं जितेंद्र प्रताप सिंह, 100 करोड़ से अधिक संपत्ति इनके पास मिली है। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक हेड कांस्टेबल के पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति, जांच किस दिशा में जा रही है और इसमें लोगों को खंगाला जा रहा है किस किस के नेटवर्क थे, ये पैसा कहां से आया, और अन्य लोग भी इसमें अभी सम्मिलित हो सकते हैं इस नेटवर्क में, इस अवैध जो काले कारोबार में। मनोज जी, मैं आपको बता दूं कि जितेंद्र प्रताप सिंह है, थाना सचेंडी में पोस्टेड थे। कहीं ना कहीं इनकी संपत्ति अगर बात करें तो 100 करोड़ के आसपास इनकी संपत्ति है। भाई अगर बात करें तो कानपुर में के पीक जो थाने जिसको बोलेंगे, कानपुर के फजलगढ़ थाना हो गया, जैसे नमस्ता हो गया, चकेरी हो गया, और आपको जितने मतलब जो इससे अच्छे थाने हैं, कहीं ना कहीं थानों में इनकी पोस्टिंग रही है। और अच्छा इन्होंने कहीं ना कहीं अगर पुलिस विभाग में रहते रहते इन्होंने कहीं ना कहीं माल कमाया है। सबसे अच्छी बात ये इनके सामने ये आई है कि कॉल डिटेल में अगर जो तस्कर अगर जो अगर तस्वीर करते थे, कहीं ना कहीं इनके कॉल डिटेल में भी सामने आई है। कहीं ना कहीं जब जल्दी जाती थी उससे पहले ही तस्करों को पूरी सूचनाएं दे देते थे, और सूचना देने के बाद भी अगर पुलिस पकड़ने जाती थी, जैसे एसओजी हो गई, एसटीएफ हो गई, तो कहीं ना कहीं पहले उनको मौका मिल जाता तो पहले से ही फरार हो जाते थे। कहीं ना कहीं कर्मियों के नाम सामने आए, इससे पहले तो जो कानपुर के जो कानपुर के जो सांसद है रमेश अवस्थी, उन्होंने इससे पहले मुद्दा उठाया था, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो कानपुर कमिश्नरेट पुलिस है कार्रवाई कर रही थी। उसके बाद लेकिन जो कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं, कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस पे कहीं ना कहीं धब्बा बन के पूरा पुलिसकर्मियों पे एक दाग लगा रहे हैं। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया मोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ अन्य खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, और ब्रेक के बाद एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, वो निश्चित रूप से बताएंगे कि किस तरीके से ये नेटवर्क काम करता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का थी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें तस्करों की रहबर पुलिस, तस्करों की दोस्त पुलिस, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सुनील त्रिपाठी जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। सुनील त्रिपाठी जी, दुनिया में उथल पुथल का ये दौर चल रहा है, लेकिन के न्यूज अपनी जन सरोकार की पत्रकारिता की जिम्मेदारी निभाते हुए आज जो है एक गंभीर विषय पर फिर चर्चा लेकर आया है। जिस तरीके से मादक पदार्थों की अगर बात करें, तस्करी की बात करें, मादक पदार्थ भी पकड़े जाते हैं, तस्कर भी पकड़े जाते हैं, और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि समाज में एक पुलिस प्रशासन भी चाहता है, सरकार भी चाहती है कि अवैध जो मादक पदार्थ हैं उस पर रोक लगे, नशा मुक्त समाज बने, लेकिन दूसरी तरफ
जब ऐसी घटनाएं सामने आती है जिसमें साफ तौर पर पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों की संलिप्तता नजर आती है। ये घटनाएं जो सामने आ गई, ये तो ठीक है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जो सामने नहीं आती हैं। बड़ा नेटवर्क इन पुलिस कर्मियों के, इन खाकी के वर्दी के नीचे, इनके संरक्षण में चलता रहता है। कैसे समाज जो है इस तरीके के इस अवैध कारोबार से मुक्त हो पाएगा? कैसे ऐसे लोग चिन्हित हो पाएंगे जब कार्रवाई होगी? कैसे कार्रवाई सुनिश्चित हो पाएगी ऐसे लोगों पर? मनोज मानव जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, आपको चरण धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। होली की शुभकामनाएं आप सब भाइयों को। आपको भी सर, आपको भी। और आप ऐसे मुद्दे लेकर जनहित के आते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। शुक्रिया सर। कि जिन मुद्दों पे लोग चर्चा नहीं करते हैं, कि न्यूज हमेशा ऐसे ही मुद्दे समाज के लेके आता है। देखिए मानव जी, मैं तो सदैव कहता हूँ, थाने में 20% खबरी हैं, 20% ऐसे पुलिस वाले हैं जो केवल पैसे की तलाश में रहते हैं, बल्कि अब तो 40% हो गए हैं। हम लोग टाइम में 20% रहा करते थे, अब 40% ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो केवल पैसे तलाश में रहते हैं, अपराधियों तलाश में नहीं रहते हैं। 7% पुलिसकर्मी हमारे आगती हैं, उनकी मैं ईमानदारी को नमन करता हूं कि वो पैसे तलाश में नहीं, अपराधी तलाश में रहते हैं, न्याय के साथ रहते हैं। लेकिन ये 40% जो हैं, ये उनकी वर्दी पर भी दाग लगाते रहते हैं, उनके अरमानों पर पानी फेरते रहते हैं। मैं आप आपसे भी मामला छेड़ रहे हैं यार, एक घटना आपको याद दिला दूं। बाराबंकी में सब इंस्पेक्टर थे आर के वर्मा जी, बगल में वो बेचारे, उनका आवाज था, ड्यूटी से आके अपनी पिस्टल रख के वो बैठे ही थे, इतने में बगल में डकैती, पड़ोस में डकैती बनना शुरू हो गई जी। वर्मा जी तुरंत निकल पड़ते हैं, सौभाग्य से पिस्टल उनका वही रह जाता है। लेकिन उस कर्मवीर को मैं क्या कहूं, मैं नमन करता हूं बार बार। जैसे ही पहुंचते उस केस के बाद उनको डाकुओं ने मारा या इन भेदियों ने मारा पुलिस के, उनकी हत्या बाराबंकी में आती है। ऐसे नहीं, ऐसे कई घटनाएं मैं बताऊं आपको, मैंने क्राइम रिपोर्टिंग किया, देखा है। ये भेदिए हर खबर अपराधियों को देते रहते हैं। कई पिक्चरों भी आप जो देखते हैं मानव जी, वो पिक्चरों में जो घटनाएं दिखाई जाती है वो वास्तव में सत्य है। चाहे भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, ड्रग माफिया हो, जिनके आगे माफिया लगता है उनको दो ही लोग पालते पोसते हैं, या तो खाकी या तो खादी। और जो इन संरक्षण से अलग हो जाते हैं उनको बाबा का बुलडोजर ले आता है या बाबा के अमराज लेके चले जाते हैं। लेकिन प्रश्न यही उठता है, जब घर का ही बेबी लंका भाई रेड पड़ने से पहले जैसे डिफरू वाला कांड हुआ, उसमें भी आपने देखा होगा कि पुलिसकर्मी ही बताया जाए उसको। जिस प्रकरण को आप उठा रहे हैं ये छोटा नहीं है। जितने पुलिसकर्मी हैं, अगर उनकी संपत्तियों की जांच चला दी जाए तो 60% ऐसे होंगे जो आज से अधिक संपत्तियों के मुलजिम होंगे। त्रिपाठी जी इसमें सचेंडी थाने का जो हेड कांस्टेबल है जितेंद्र प्रताप सिंह, जो इसमें संलिप्त पाया गया है, जिसकी कॉल डिटेल भी मिली है, 100 करोड़ की संपत्ति है उसके पास, एक हेड कांस्टेबल के पास। अभी आलोक सिंह का भी नाम बड़ा चर्चा में रहा, वो भी ऐसे ही थे। ऐसा है, ये तो मोहरे हैं, इनके पीछे मगरमच्छ कौन है उनकी जांच होनी चाहिए। कि 100 करोड़ रुपया अगर सिपाही इकट्ठा करता रहा तो उस थाने के एसएचओ क्या कर रहा था, तो रहे थे, आपको नहीं मालूम है। 50,000, 4,000, 1 लाख सैलरी पाने वाला आदमी फार्चूनर से घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? उस जिले के कप्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर आप जिले कलेक्टर हैं, एसपी हैं, आपको नहीं मालूम है सिपाही की हैसियत कितनी है, कितना रईसी जिंदगी जी रहा है। तो अगर वो दोषी है तो उसको संरक्षित पोषित करने वाले अधिकारी ही माना जी दोषित होना चाहिए, दोषित होंगे और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूँ मादक पदार्थों में सबसे ज्यादा कमाई है। राजधानी में चारबाग हमेशा चर्चा का विषय रहता है मानव जी, मादक पदार्थों की बिक्री को लेकर के। और आज से नहीं, जो वहां रेलवे के पुलिस प्रशासन का अधिकारी तैनात होता है, आते आते कहता है मैं मादक पदार्थ बंद करा दूंगा, अपराध बंद करा दूंगा। लेकिन आज भी मैं देखता हूं, चाहे त्याह व्यापार हो, चाहे मादक पदार्थों का व्यापार हो, चारबाग लखनऊ का सबसे चर्चित स्थान रहता है। क्यों रहता है? कि वहां भी उस अधिकारी के अरमानों पर पानी फेरने के लिए भेदिए डिवीजन बैठे रहते हैं, यही पालते पोसते हैं, पैसा लेते हैं, और जब मौका पड़ता है अगर अपने गले कोई बात आई तो उसको निपटा भी देते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश बात नहीं, पुलिस विभाग में देख रहा हूं ज्यादातर जो नई त्रिपाठी जी अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के वो सवाल जो है, इसलिए मैं उनको बार बार रिपीट कर रहा हूं। वो कह रहे हैं पुलिस कर्मियों की कॉल डिटेल तो ठीक है आपने निकाल ली, तस्करों की कॉल डिटेल भी जरूरी थी। और उससे मैं जोड़ता हूं क्योंकि
लगातार अधिकारियों के पास विधायक कानपुर की नीलिमा कटियार, सांसद रमेश अवस्थी लगातार इन अधिकारियों के पास जा रहे थे और लगातार शिकायत कर रहे थे कि ये जो नेटवर्क है, ये बड़ा नेटवर्क चल रहा है, पुलिस की संलिप्तता है। काफी टाइम से शिकायतें की जा रही थी, अब जाकर कार्रवाई है जिसमें साफ तौर पर संलिप्तता नजर आई है। तो छोटे जो ये कर्मचारी कह लीजिए, सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, लेकिन इसके पीछे आपको नहीं लगता है कोई बड़ी मछली भी है? मैं तो मान पहले कह चुका ना कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मगरमच्छ है। जब तक उस मगरमच्छ के गले में फंदा नहीं डाला जाएगा तब तक ये राज नहीं खुलेगा। और मादक पदार्थों की मैं क्या बात करूं, मेरा युवा युवतियां, बच्चे बच्चियां जिस तरह से इस मामले फंसते जा रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है भारत का, हमारे देशवासियों का, कि हमारे बच्चे, हम तो शिक्षा लेने ले लेते हैं, पता चला वहां ड्रग का शिकार हो गए। मैं राजधानी में देखता हूँ, हमारी बच्चियां और बच्चे शाम को बैठते हैं जागरण चौराहे पर, सिगरेटें ले रहे हैं। सिगरेट नहीं है, उसके अंदर वो मादक पदार्थ है जो सिगरेट के रूप में उनको दिया जा रहा है। अगर हमारा युवा हमारे देश की ताकत है और वो नशा में युक्त हो जाएगा तो देश का क्या होगा। किसी भी देश को अगर डुबाना है तो बच्चों को नशे से युक्त कर दीजिए, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। माना जी जिस परिवार में एक व्यक्ति नशेड़ी हो जाता है वो पूरा परिवार इतना तबाह होता है, चाहे उसके माँ बाप हो, चाहे रिश्तेदार हो, और व्यक्ति स्वयं परेशान होकर के मौत के मुंह में समा जाता है, क्योंकि इसमें से निकलने का रास्ता नहीं है। जो गया वो चला ही जाता है। मैं देखता हूँ सड़कों किनारे लोग शराब पी के पड़े बगल से लोग निकल रहे हैं, उनके माँ बाप क्या सोच रहे हैं। सरकार को भी चाहिए, मनोज जी, बिहार में बंद हो गई है, मैं उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, निवेदन करता हूँ योगी जी से कि यहाँ भी शराब बंदी कर दीजिए। कोरोना काल में शराब बंद हुई, थानों में देखिए भीड़ कम हो गई थी, अस्पतालों में भीड़ कम हो गई थी, क्योंकि शराब या मादक पदार्थ लेने के बाद व्यक्ति का मस्तिष्क काम नहीं करता है और आपराधिक भावनाओं को ये प्रेरित करता है। कहीं भी देखिए शराब व्यापारी की हत्या होती है, उसका बेटा भी नशेड़ी था। नशा करने के बाद ही अपराध की जन्म होता है। अगर व्यक्ति नशा नहीं करता तो मेरा मानना है कि कोई ऐसे ही बात न हो मान सम्मान की, वरना एक चींटी भी आदमी नहीं मार सकता है मनोज जी। और थानों में जिस तरह से वसूली हो रही, योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों पर पानी फैला जा रहा, मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि मुख्यमंत्री जी हमारे आपकी बात को ध्यान में लिए हैं और सख्त आदेश दिया है कि थानों की भी निगरानी की जाए, कोई दिक्कत किसी को न होने पाए। लेकिन ऐसे पुलिसकर्मी जो वर्दी पे दाग लगाते हैं, इनके विरोध में उन पुलिसकर्मियों को खड़ा होना चाहिए जो ईमानदारी से, निष्ठा से जनता की सेवा करते हैं, और वो भी कहीं न कहीं उनके चक्कर में बदनाम होते हैं। मानव जी मानव जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहना त्रिपाठी जी। और निश्चित रूप से श्याम सोलोनी जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। श्याम सोलोनी जी, नशा जो है कहीं ना कहीं हमारे देश को, हमारे प्रदेश को खोखला कर रहा है, और उससे भी ज्यादा अवैध जो नशा है, अवैध जो नशा है, वो सूखा नशा हो, तमाम प्रकार का नशा है, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहा है। आप पंजाब का उदाहरण देख लीजिए, जवान और किसान का ये प्रदेश किस तरीके से नशे के गर्त में, प्रदेश के युवा तमाम जो है वो गर्त में डूबे हुए हैं। प्रयास सरकार लगातार कर रही है, ऐसे ही तमाम प्रदेशों में लगातार सरकारें प्रयास कर रही हैं, तमाम एनजीओ काम कर रहे हैं। लेकिन फिर वही सवाल मैं कर रहा हूं कि अगर जो जिम्मेदार हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वही अगर अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाएंगे, अपराधियों से हाथ मिला लेंगे, तब तो सवाल बड़े गंभीर हो जाएंगे। सरकार की जो टॉलरेंस की नीति है, जीरो टॉलरेंस की नीति के बजाय ये जीरो परफॉर्मेंस की नीति पर ये अधिकारी, ये कर्मचारी काम कर रहे हैं। श्याम सोलोनी जी। मनोज जी, हमने जो महसूस किया है, क्योंकि हम सामाजिक स्तर पर कई थानों में भी जाते हैं, तमाम लोगों से भी संपर्क में रहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आगरा का रहने वाला हूँ जी। मैंने आगरा में भी मैं देख रहा हूँ, हालांकि योगी जी की जो नीति है बहुत सख्त है, जीरो टॉलरेंस की है, और इतना सख्त मुख्यमंत्री प्रदेश को अभी तक मिला नहीं है। उसके बाद भी हमने देखा है कई चौकियों पर तमाम जो सिपाही तैनात हैं, दरोगा तैनात हैं, जो गलियों में जो गांजा चरस लोग बेचते, हमने कई बार आपत्तियां उठाई है, जैसे कानपुर के एमपी महोदय उठा रहे हैं, हमने कई बार आपत्तियां की हैं। अब कारण क्या है ये नहीं मालूम पड़ता है कि पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि ठीक है हम संज्ञान कर रहे हैं, और एक दो को पकड़ भी लेते हैं। जब ज्यादा दबाव आता है तो एक दो को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये नेटवर्क नहीं बंद होता है। जहां चरस बिक रही है, इसीलिए त्रिपाठी जी कह रहे थे कि कोई मगरमच्छ पीछे है, मगरमच्छ सत्ता का संरक्षण है उसको, या अधिकारियों का संरक्षण है, वो सामने आना जरूरी है ना। किसका संरक्षण ऐसे मगरमच्छों को है कि ऐसी मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं, खाकी को भी दागदार कर रही हैं,
तमाम पुलिसकर्मी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी ऐसे पुलिसकर्मी जो है कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर भी सवालिया निशान लगता है कि अगर ये पुलिसकर्मी ऐसे हैं तो पुलिसकर्मी ऐसे ही होते हैं। इस तरीके का परसेप्शन लोगों में बन जाता है। मनोज जी, इसमें दो चीजें मैंने महसूस की हैं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकता है कि गलत भी हो। मैंने देखा है कि जो छोटे छोटे लोग अपने छोटे छोटे से संस्थान बना के बैठ गए हैं तमाम संगठनों के नाम पर, कुछ राजनीतिक लोग जी जो गलियों में अपनी नेतागिरी करते हैं जी, मैंने उनको देखा है। वो करते क्या है, किसी चौकी पर कोई चौकी इंचार्ज की ड्यूटी आती है, नई तैनाती होती है, उस चौकी इंचार्ज को माला पहनाएंगे, थाना इंचार्ज को माला पहनाएंगे जी, एसपी कमिश्नर को जाके माला पहना के फिर उसको सोशल मीडिया पर, फेसबुक आदि पर, एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरीके से प्रचारित करते हैं कि आज मैं कमिश्नर महोदय के साथ कई विषयों पर वार्ता हुई। उनके गुर्गे उन अपराधियों तक लगे होते हैं, बात होते बोले हमारे नेताजी के पास आ जाओ, कमिश्नर साहब तो उनके बहुत खास हैं, फला दरोगा जी तो उन्हीं की बात मानते हैं। तो वो उनको प्रोत्साहन देते हैं, कहते हैं लाओ हमको, तुम गलत धंधा कर रहे हो, हमको ही पैसा दो। वो एक माध्यम बन जाते हैं पुलिस का और उन लोगों के। कभी कभी ऐसे भी लोग आते हैं, इन पर भी अंकुश लगना चाहिए। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को चाहिए अपने महत्वों को निर्देशित करें कि ज्यादा फोटोबाजी सोशल मीडिया पर आने की जरूरत नहीं है, आपकी जो जिम्मेदारी है उसके निभाइए। ये सोशल मीडिया पर आकर के माला पहन करके बस यही जो भाईचारा जो निभाते हैं, लेकिन श्याम सोलोनी जी, आम आदमी जब शिकायत करता है तो अधिकारी कहां सुनते हैं? अब लगातार लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही थी, नहीं सुन रहे थे। सांसद महोदय जाके शिकायत करते हैं, विधायक शिकायत करते हैं, तब जाकर उसके बाद लंबे समय के बाद तब जांच होती है और जांच में साफ तौर पर सामने आ जाता है कि ये 4 लोग दोषी हैं, कॉल डिटेल भी निकल आती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि तमाम अन्य पुलिसकर्मी, दारोगा और तमाम अन्य ऊपर के अधिकारी भी संलिप्त हो सकते हैं और सफेदपोश भी संलिप्त हो सकते हैं, लेकिन कार्रवाई शायद इसीलिए नहीं होती है। मनोज भैया, मैं एक बात बता दूं, क्योंकि अब मैं सत्ता पक्ष से बैठा हूं, लेकिन मेरा बताना जरूरी है। बताना इसलिए जरूरी है कि महाराज जी तक ये बात जानी चाहिए। ये जो इतने भी अधिकारी है ना, हम देख रहे हैं, जिस अधिकारी को नहीं मिलता है पैसा और उसके जो खबरी है पुलिस विभाग में, जब वो कहते हैं कि साहब चल रहा है लेकिन आप तक नहीं आ रहा है, वो फला साहब के उसमें है, तब वो फिर पूरा तंत्र निकाल के ये लोग छापे डालते हैं, इनको पकड़ते हैं कि हमको भी दो, वरना सब चाहते हैं कि खूब करो, हमको देते, इनकी जांच हो। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इनकी जांच कराएं, हर जिले के अधिकारी की जांच होनी चाहिए। श्याम सोलोनी जी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। श्याम सोलोनी जी, आपने बहुत बड़ी बात ईमानदारी से कह दी है, जो हकीकत है, और आप सत्ता पक्ष के व्यक्ति हैं और बड़ी हिम्मत चाहिए इसको कहने के लिए। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। आनंद राय जी, क्या आपकी प्रतिक्रिया, जिस तरीके से श्याम सोलोनी जी साफ तौर पर मान रहे हैं, वो सत्ता पक्ष के व्यक्ति होने के बावजूद भी, कि कहीं ना कहीं करप्शन तो है, अधिकारी जो है घूस लेने में माहिर तो होते हैं, कर्मचारी भी। अगर छोटे कर्मचारी इतने करप्ट हैं, उनके पास 100 करोड़ की संपत्ति कहां से आ जाती है, कॉल डिटेल वो अपराधियों से उनकी निकलती है, तो क्या ऊंचे के अधिकारी उनके ऊपर सवाल नहीं उठेंगे? भाई वो क्या कर रहे हैं, क्या निगरानी कर रहे हैं? तो पिछले 9 सालों से ये बातें हम लोग कहते आ रहे हैं। देखिए, जो अफसरों करप्ट है, हाँ, वो तानाशाही कर रहा है। आनंद भाई ये कहना गलत है, आनंद भाई ये कहना गलत है कि 9 साल से देख रहे हो। पिछली सरकारें भी इसलिए चली गई, पिछली सरकारें इसलिए डूब गई, तो आपने क्या सुधार, भ्रष्टाचार में थी। आपने ठीक क्या है, श्याम सोलोनी जी, आनंद राय जी को अपनी बात रखने दीजिए। आनंद राय जी कर रहा है जी, आनंद राय जी अपनी बात रखें, बस हमको बोलने दीजिए। तो देखिए, हम लोग तो शुरुआती दिनों से कहते आ रहे हैं कि देखिए, नेता होता है सब, ये सब फटा हो चुके हैं। अब आपसे चैनल माध्यम कह रहा हूँ, एक कुर्ता पहन घूमते हैं, वहीं कालीदास मार्ग पे देखता हूँ सबको। मेरी भी अच्छी है भाजपा में पैठ है, लेकिन उनके घर पे जाइए तो कहते हैं कि हम गरीब का कल्याण नहीं कर पाएंगे। हम किसी से पैरवी मत कराओ। कोई माल वाला विभाग हो, कोई काम हो तो हमको बताओ। ये नेता भाजपा कहते हैं वो कहते हैं मैं किसी को फोन नहीं कर सकता, योगी को पता चल जाएगा हमारी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो देखिए, ये योगी जी भी जानते हैं हमारे गोरखपुर में लूटपाट चल रही है। योगी जी के ऊपर ऐसा नहीं कि कोई आंख बंद है। सुनील भैया बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, पत्रकार भी, लेकिन आपका सीधे से खाली कर देना कि योगी कुछ नहीं पता है। अरे योगी सब जानते हैं, क्या नहीं जानेंगे? तो छोटे से बच्चे, ये आरोप है, मैं इनको खारिज करता हूँ।
नहीं, दूध ये आरोप है, इनको खारिज किया जाता है कि उनकी यहाँ की पट्टी ये आरोप है, ये आरोप है नहीं मिल रही है। योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल जीरो पर है। हाँ, कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहती है समय समय पर। अरे तो आप बोल लीजिए, हमको बोलने तो दीजिए। सुन ठीक है आनंद राज जी कंप्लीट करिए। आप भाई हैं हमारे, आप हमारे भाई हैं, लेकिन सच बोलिए। फिर वही चीज आप ठीक है आनंद राज जी कंप्लीट करिए। श्याम सोलनी जी आएंगे आपके पास। आनंद राज जी कंप्लीट करिए जी। अभी देखिए, पुलवामा हमले में आरडीएक्स कहां से आया, भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पाई। हमारे सैकड़ों जवान जो है शहीद हो गए, अभी तक नहीं बता पाई। तो ये गांजा, ये मादक पदार्थ कहां से आ रहा है, योगी सरकार नहीं बता पाएगी। योगी सरकार को वोट कहां से मिलेगा, किसका घर गिराने से मिलेगा, इस पे वो तुरंत एक्टिव हो जाती है कि उनको वोट का फायदा कहां से हो रहा है, जनता का फायदा कहां से हो रहा है, योगी को ये नहीं पता है। योगी कहां से आनंद राज जी, जब पुलिस ही रहबर बनी हुई है तो वो पुलिस खुद ही रास्ता बताती होगी भाई, किस रास्ते पर जांच लगी है, किस रास्ते से आपको आना है, कहां से आएंगे तो आप बच जाएंगे, कहां से किस रास्ते, कौन सा रास्ता आपके लिए सुरक्षित रहेगा। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता गौ तस्करी में फंसे, ठीक है, गौ तस्करी में फंसे हुए हैं। जब पकड़ जाते हैं तो देखिए, आजकल डिजिटल मीडिया है, तुरंत वीडियो बनने लगते हैं, तो मजबूरी में उनको वायरल करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, जहां फंसते हैं वहां योगी वायरल करते हैं। स्वजाति की बात हुई ना कई जगह, देखिए उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनका घर नहीं गिरा, लेकिन कोई गरीब अदना सा लड़का कोई गलती कर दिया, उसके बाप और माँ की मेहनत की कमाई से घर बनाओ, उसको गिरा दिया गया। तो देखिए, इन कथनी करनी में बहुत अंतर है। देखिए, आप एक हम लोग सामान्य परिवार से आते हैं, तो सामान्य वर्ग के लोगों को पीड़ा समझते हैं कि देखिए उनपे क्या बीत रही है। तो देखिए, इनको अगर आपकी लाश पे पैर रख के चलना होगा तो योगी मोदी नहीं सोचेंगे। योगी मोदी कहेंगे मार डालो इनको, कि जनता से कोई लेना देना नहीं है। आज तक क्या काम किया इन्होंने, बड़े बड़े वादे किया, कौन से वादे पूरे कर दिए योगी आदित्यनाथ ने और कौन से वादे पूरे कर दिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो देखिए अब, लेकिन सुनील भैया का थोड़ा सा एक पक्ष हम जानना चाहते हैं, इनसे जरूर प्रतिक्रिया लीजिएगा कि ये कहते हैं कि योगी को पता चल जाएगा। अरे योगी कहे नहीं जानेंगे, योगी जानते हैं भैया, और उनको जानना चाहिए। मुख्यमंत्री पे आप बैठे, आनंद राज जी, मुझे लगता है त्रिपाठी जी इसलिए कह रहे हैं योगी जी को, योगी जी तक बात जाएगी। आपने अभी कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई, तमाम ऐसी कार्रवाई, हाफ एनकाउंटर होते हैं तमाम, तो अगर मुख्यमंत्री जब संज्ञान लेते हैं तमाम ऐसी घटनाओं का, तो फिर नतीजा ये निकलता है, फिर कार्रवाई होती है, फिर आप कहते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। भाई, मुख्यमंत्री तक संज्ञान जाता है तब ऐसी कार्रवाइयां होती है ना। गरीब आदमी के ऊपर कार्रवाई होती है, स्वजाति जितने गुंडे बदमाश थे क्यों नहीं कार्रवाई हुई, आप क्यों नहीं इस विषय को उठाते हैं? आपको उठाना चाहिए, आपके चैनल को उठाना चाहिए कि जब वो गुंडागर्दी करते हैं, वो किसी की जान ले लेते हैं, उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता? सुनील भैया भी थोड़ा बताइएगा, थोड़ा हम भी समझ लें। अतीक नहीं, हम विषयांतर हो जाएगा, नहीं तो मैं तमाम लिस्ट में गिना सकता हूं जिसको आप कहते हैं शरीफ आदमी पे बुलडोजर चलता है। मैं उनकी पूरी लिस्ट बताऊं कि क्या ये शरीफ थे जिन पर बुलडोजर चला, लेकिन विषयांतर हो जाएगा आनंद जी, इसलिए मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। सबसे बड़ा सवाल है कि रहबर, जो रक्षक ही अगर अपराधियों के रहबर बन जाएगी तो निश्चित रूप से समाज में भी स्थिति ठीक नहीं होगी। पार्टी एक नेता थे मोहित खान थे, उनका घर धराशायी कर दिया और वो कोर्ट से बरी भी हो गए। तो देखिए, बस इनको मुसलमान मिलना चाहिए, यादव मिलना चाहिए कि जनता कहां से खुश होगी, इनका वोट बैंक कैसे मैनेजमेंट रहे, इस पे फोकस करते हैं। आपकी जेब कितनी काटी जा रही है, महंगाई कितनी बढ़ी हुई है, बच्चे की फीस कितनी बढ़ती जा रही है, अस्पताल में दवाई कितनी महंगी होती जा रही है, इनसे कोई लेना देना नहीं। हम कह रहे हैं बड़े बड़े वादे करके आप सत्ता में आए थे, कौन से वादे पूरे कर दिए? नहीं, ये जो आपने जो महत्वपूर्ण जो विषय उठाए हैं, ये जो महत्वपूर्ण विषय उठाए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, ये विषय जो है महत्वपूर्ण है, इन पर तो सवाल जायज हैं, और इन पर सवाल आपके सरकार में थे। और ऐसा नहीं था कि आपके सरकार में भी ये मुद्दे नहीं थे, मुद्दे उस सरकार में थे, मुद्दे अभी भी हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लगातार अब चर्चा लेकर आते हैं कि कम से कम जो ऐसी सूरत हाल है उसमें बदलाव आए। आनंद राय जी, सरकार में क्या होता था, एक कमाता 10 खाता,
आज 10 कमाते हैं, दसों के झोली खाली हुई और किसी के पास कुछ बच नहीं रहा है। वो कहाँ से जोड़ जोड़ के अपना परिवार चला रहा है, ये पैनल में बैठे सभी पैनलिस्ट को बता देना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सभी लोग परेशान रहते हैं। श्याम सलोनी जी, आनंद राय जी के आरोपों का आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद त्रिपाठी जी के पास जाएंगे। मनोज जी, ये बिल्कुल झूठे आरोप हैं। देखिए, योगी सरकार में, मोदी सरकार में इनके समय पर किसान आत्महत्याएं करता था, किसान की जमीन हड़पी जाती थी। आत्महत्या की बात करते हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूं कि तमाम विषय है, मैं उन विषयों पर नहीं जाना। आज की जो चर्चा जिस विषय पर है कि आखिर चरस, गांजा और अफीम, ये तमाम जो मादक पदार्थ हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आराम से आ जाते हैं। अगर खाकी की संलिप्तता नहीं है, कोई सफेद पोस्ट संरक्षण नहीं दे रहा है, कोई अधिकारी संरक्षण नहीं दे रहा है, तो कैसे आ जाते हैं? श्याम सलोनी जी। हाँ, मैं आपको बतला तो रहा हूँ कि कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र की असफलता होती है, और कैसे हो जाती है ये भी जांच का विषय है। लेकिन इतना देखना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन में ही पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है, वरना हमने सरकारें वो भी देखी थी 2017 में से पहले की, जहां पुलिस के थानों में माफिया बैठ करके थाने चलाया करते थे। सुनील भैया बैठे हैं, बता देंगे, माफिया बैठ के चलाते थे। पूर्व मुख्यमंत्री आज इस दुनिया में नहीं है, हम नमन करते। ठीक है, कहते थे पुलिस वालों को छोड़ थाना बंद कर दिया जाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज योगी जी के शासन में देश फल फूल है। नहीं, ठीक है, श्याम सलोनी जी, हम आपकी बात आ गई। त्रिपाठी जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, एक आम आदमी अगर शिकायत लेकर अधिकारियों के पास जाता है कि फला जगह तस्करी हो रही है, फला जगह नशे का कारोबार हो रहा है, युवाओं को आसानी से ये नशा मिल पा रहा है, अवैध नशा मिल पा रहा है, तो अधिकारी जो है मुझे नहीं लगता है कि कार्रवाई करते हैं। सांसद, विधायक अगर लगातार जा रहे हैं तब जाकर कहीं कार्रवाई होती है, और कार्रवाई भी ऐसा नहीं है कि चीजें सामने नहीं आई। एक छोटी सी जांच हुई, उसी में सामने आ गई कि 4-5 पुलिसकर्मी साफ तौर पर संलिप्त हैं, और करोड़ों की उनकी जब साधारण तौर पर जांच हुई है, अभी तो बहुत कुछ अभी होना है, विभागीय जांच होनी है, तमाम चीजें अभी आयुक्त ने कहा होनी है, लेकिन एक पहली जांच में ही सारी चीजें साफ हो जाती हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि कहीं ना कहीं किस तरीके से अंदर झोल चल रहा है। पुलिस कांस्टेबल हो, पुलिस एसओ लेवल के, चौकी इंचार्ज लेवल के जो हैं, ये पुलिसकर्मी मिले हुए हैं, तो कैसे इस नेटवर्क को ध्वस्त किया जा पाएगा? ये तो चलता रहेगा खेल। देखिए मानव जी, मैंने कई सरकारें अपनी जिंदगी पत्रकारिता के जीवन में देखा है, सबके मुख्यमंत्रियों की अपनी कार्यशैली रही है, बिल्कुल, और उनका इतिहास रहा है। कुछ हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उनका इतिहास आज भी हमारे बीच में जीवित है। चर्चा हम तब भी करते हैं उनकी, अभी करते हैं, तभी करते थे। लेकिन जिस चीज पे आप डिबेट कर रहे हैं जी, ये बहुत अहम मुद्दा है। कैसे उनको उसमें से छांटा जाए कि ये खबरी हैं, पुलिस के भेदिए हैं। ये काम पुलिस अधिकारियों का है, उनको चाहिए कि कम से कम ऐसे कुछ अपने खबरी थानों में तैनात करें जो उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखें। मैं पहले बात कर रहा हूं, हम लोग टाइम में चौकीदार गांव में होता था, चौकीदार हर खबर एसएचओ बताता था जाके, किसी को वहां मेहमान आया है, आग सिपाही वहां गया है, उसने ये काम किया है। धीरे धीरे ये तंत्र खत्म होता चला गया, हम लोग विज्ञान के युग में आ गए, और उसी का ये परिणाम है कि ऐसे लुटेरे पुलिसकर्मी जन तक धन लूट करके करोड़पति बने हुए हैं, जन तक साथ न्याय नहीं करते। माना जी, एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूं आपको जी, 3-4 पुलिस महानिदेशक ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में आए जिन्होंने संपत्तियों की जांच को लेकर के पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी आदेश किया था कि अगर सिपाही उस दौर में जो साइकिल चलता था, मोटरसाइकिल चल रहा, तो कहां चल रहा, कैसे अर्जित किया है। लेकिन उनका तो वही हाल हुआ कि सिपाही की अप्रोच मुख्यमंत्री तक मैंने देखी इस राजधानी में। एक दरोगा, मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, एक दरोगा का अप्रोच ये था कि डीजीपी ट्रांसफर कराया था लखनऊ में, जो पुराने क्राइम रिपोर्टर हमारे भाई थे, पूछ लीजिए, सब बता देंगे आपको। तो सोचिए, एक अगर छोटा सा इंस्पेक्टर डीजीपी ट्रांसफर करा रहा हो तो उस विभाग का क्या हाल होगा मानव जी, ये विभाग जानेगा। बिल्कुल, आप ठीक कह त्रिपाठी जी, हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, राजकुमार जी जुड़े हुए हैं। आप राजकुमार जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। राजकुमार जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, दूसरे दर्शक गिरीश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश शुक्ला जी, आप अपनी बात रखें।
मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जिस प्रकार की बातें हो रही राजनेताओं के द्वारा, मैं इन्हें साफ साफ बता दूं कि 40 साल तक हीनियस क्राइम करने वाले जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और तमाम ओहदों पर रहे और 50 अरब की संपत्ति और धन अपने परिवार को देकर गए, 5 अरब रुपया अपनी पार्टी को देकर गए, ये सब बदमाशों की कमाई थी, तस्करों की कमाई थी। मुसलमानों का पूरी तरह अपराधीकरण उन्होंने ही किया। और ये जितने भी बैठे हैं 40 साल से, जितने भी मुख्यमंत्री रहे, सभी अपराधी हैं। आज जो सरकार है वो आर्थिक अपराधियों की है। ये आर्थिक रूप से अपराध कर रहे हैं, हीनियस क्राइम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आर्थिक अपराधी हैं। लेकिन इन बातों से समाज का कोई भला नहीं होना है। मैं कानपुर के पुलिस जो हमारे कमिश्नर है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप थानों में लगे हुए कैमरों में पुलिस के मुखबरों की तलाशी लें, उनके चित्र देखें, उनके नाम देखें। और ये जो 100 अरब करोड़ रुपया निकल रहा है, ये एक सिपाही के पास निकल रहा है, लेकिन सत्ता से जुड़े हुए पुलिस दलालों पर कितना पैसा गया है और पुलिस के नेताओं पर कितना पैसा गया है, इसकी भी जानकारी ईडी और बिल्कुल बिल्कुल ये अहम सवाल है। गिरीश शुक्ला जी बहुत शुक्रिया। ये गिरीश शुक्ला जी ये हमारे नियमित दर्शक हैं, इन्हीं के सवाल के साथ हम त्रिपाठी जी हम आपके पास आएंगे। एक साधारण जो है कांस्टेबल जिसके पास 100 करोड़ रुपए निकले हैं इन तस्करों से साठगांठ रखते हुए, तो जो पीछे जो अन्य लोग होंगे जो जिनको आप मगरमच्छ कह रहे हैं, फिर उनके पास कितना पैसा गया होगा और वो पैसा ये काली कमाई जनता के साथ छल करके कमाई गई है। मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि ये तो बेचारा मोहरा है छोटा सा। ये संपत्तियों की अगर जांच हो जाए तो बेनामी संपत्तियां होंगी, ये किसी बड़े नेता की होंगी या बड़े किसी आईपीएस अधिकारी की होंगी। मैं 1 दर्जन आईपीएस अधिकारी को जानता हूं कि तैनाती के बाद पहले नौकरी करते थे, क्या हैसियत थी, आज उनके भत्ते भी हैं, फैक्ट्रियां भी हैं, प्रॉपर्टियां भी हैं। जनता का धन लूट करके किस तरह से अफसर खा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। योगी जी के कार्यकाल में, आनंद जी आपसे भी कहना चाह रहा हूं, आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जंग भी छेड़ी गई। दरोगा भी पकड़ा जा रहा है, कोतवाल पकड़ा जा रहा है और उसके बाद लेखपाल पकड़ा जा रहा है। विभागों में एक हड़कंप है कि दहशत है लोगों में कि हाँ कहीं ऐसा ना हो कि हमको ट्रेड कर लिया जाए। बाकी सरकारों मैंने नहीं दिखाई कि लोग पकड़े गए हों। जो आप योगी जी की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी, हम आप एक परिवार में देख पाते हैं उनका के न्यूज में मैंने देखा, खबरें मानव जी उठाई है आपने, 70% खबरों पर योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ और अपनी खबरें देख लीजिए। निश्चित रूप से कानपुर कमिश्नर ने कार्रवाई जरूर की है त्रिपाठी जी, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसके पीछे अन्य लोगों की भी जांच होगी और इतनी बड़ी मात्रा में काली कमाई करने वाले इन कांस्टेबल, इन हेड कांस्टेबल और जो एसआई हैं इनकी भी जांच होगी। क्योंकि अगर जीरो टॉलरेंस की बात होती है, लेकिन जीरो परफॉर्मेंस देने वाले ये कर्मचारी, ये अधिकारी लूट घसोट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं और इन तस्करों माफियाओं के साथ साठगांठ कर जनता के साथ भी छल कर रहे हैं, सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को भी छलावा साबित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई जरूरी है। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी आपका हमें समय देने के लिए। श्याम सोलोनी जी आपका बहुत शुक्रिया, आनंद राय जी आपका भी बहुत शुक्रिया और किरण बेस जी आप भी हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में। तो फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।